Hello everyone, my name is Divas Dwivedi and I welcome you all to the Power Packed Current Affair MCQ discussion. In today's session, we will decode the most relevant news from the Hindu Express and PIB and transform each headline into high quality UPSC standard MCQ. And we will provide complete discussion through MCQ. So, now we will start with question number 1. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीपी ग्राम्स. सीपी ग्राम्स के बारे में बताना है. सीपी ग्राम्स क्यों बताना है? तो सीपी ग्राम्स इसलिए बताना है कि अभी रिसेंटली भुवनेश्वर में गुड गवर्नेंस की एक समिट हेल्ड हुई है ना, और उसका थीम क्या था? गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस. गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस, ठीक है. तो कहाँ हेल्ड हुई है? ये भुवनेश्वर में हेल्ड हुई है. नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस, ठीक है. भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में है. तो यहाँ पे हेल्ड हुई. अब उसमें बेसिकली 2 डिजिटल इनोवेशन चर्चा में थे. पहला था सीपी ग्राम्स, द फर्स्ट वन इज सीपी ग्राम्स, और दूसरा एक इम्पोर्टेंट था जीवन प्रमाण. जीवन प्रमाण, जीवन प्रमाण, जीवन प्रमाण, ठीक है. अब जो सीपी ग्राम्स है बेसिकली एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है 24 आवर्स का. कभी भी आप, कोई भी नागरिक उसमें कंप्लेन कर सकता है. और इसे किसने शुरू किया है? इसे DARPG, कार्मिक एक लोक प्रशासन पेंशन मंत्रालय है ना, उसने इसको स्टार्ट किया है. डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस. तो इसने इसको स्टार्ट किया. सीपी ग्राम्स का पर्पज़ क्या है? कि अपील की सुविधा देना सिटीजन्स को, ठीक है. लेकिन इसमें एक्सक्लूडेड है कौन सा? RTI के मामले. RTI का सेपरेट प्रोविजन है, तो RTI वाली एक्सक्लूडेड है. दूसरा, कोई भी मामला है फिर जुडिशरी में चल रहा है या इसके अलावा कोई रिलीजियस इशू है ना, पॉलिटिकल इशू है, तो वो इससे एक्सक्लूड किए गए हैं. तो बाकी अगर कोई भी जो प्रॉब्लम है खास तौर पे, तो उसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं. ये हुआ. दूसरा एक और है जीवन प्रमाण. जीवन प्रमाण दूसरा इनिशिएटिव जिसको काफ़ी हाईलाइट किया गया. दूसरा MCQ भी यहाँ पे. अब उससे कब स्टार्ट किया गया था? 2014 में स्टार्ट किया गया था, जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी. उसका पर्पज़ क्या था? कि बायोमेट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, खासतौर पे जो पेंशनर्स होते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू, पोर्टल के थ्रू, ठीक है. जिससे धोखाधड़ी कम हो. लोग मर गए हैं फिर भी पेंशन लोग ले रहे हैं, तो इस तरह की जो धोखाधड़ी होती है वो कम हो, दूसरे लोग पेंशन ना ले पाएँ. तो ये बेसिक पर्पज़ था. तो इन 2 इनिशिएटिव पर फोकस था सीपी ग्राम्स. तो इसके बारे में देखते हैं. पहला प्रोविजन क्या कह रहा है? इट अलाउ द सिटीजन टू फाइल ग्रीवेंस ऑनलाइन 24 आवर्स. तो हमने जैसा कि देखा 24 आवर्स आप कभी भी ग्रीवेंस अपनी उसमें फाइल कर सकते हैं. दूसरा, इट एक्सेप्ट ग्रीवेंस रिलेटेड टू कोर्ट मैटर एंड RTI क्वेरीज. तो क्या कोर्ट जो RTI क्वेरी को ये एक्सेप्ट करता है ऐसे मैटर्स को? नहीं करता. अभी हमने तुरंत समझा है कि RTI वाले मामले हैं, कोर्ट के मामले हैं या रिलीजियस जो मामले होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता. तो दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. दूसरा रॉन्ग होता है तो आप सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे. ओनली वन इज ए ऑप्शन 1 और 3 इज करेक्ट हो जाएगा. और इसे लॉन्च किया था DARPG ने, लोक शिकायत विभाग ने इसको शुरू किया था. तो पहला आसान क्वेश्चन लगा हमने, क्योंकि ऑलरेडी हमने चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. हम बात करेंगे किस पे? विद द रेफरेंस ऑफ जीवन प्रमाण के बारे में. तो अभी हमने देखा कि 2014 में इसे शुरू किया गया था. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसी के बारे में बात कर रहा है कि इट इज़ बेसिकली इंट्रोड्यूस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम इन 2014. तो ऑब्वियस है कि 2014 में शुरू किया गया था. और पर्पज़ क्या था इसका? जहाँ पे ये बोल रहा है इट इज़ अवेलेबल ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स. अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आपको पता चलती है, एक और फैक्ट, कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के जो भी पेंशनर्स होते हैं उनके लिए भी है. सेंट्रल गवर्नमेंट का तो है ही, ठीक है. तो यहाँ पर जो बात हो रही है सभी प्रकार के जो सरकारी पेंशनर्स हैं उनके लिए है. तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा और ओनली 1 इसका करेक्ट हो जाएगा. कब इसके लॉन्च किया गया था? 2014 में. ये आपको थोड़ा सा याद रखना है. अब कोई मेंस का भी क्वेश्चन बनता है गुड गवर्नेंस को लेकर सरकार के इनिशिएटिव, तो 2 एग्जाम्पल अगर आपको पता है ना कि सीपी ग्राम्स है, जीवन प्रमाण है, इनको रखकर आप इनके फीचर्स बता के आप अपने आंसर को बेहतर कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. बात करेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल मून डे. तो अंतर्राष्ट्रीय मून डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है. तो 20 जुलाई को मनाया जाता है. तो यहाँ पर एक MCQ बनता है इसमें. इसको शुरू किया गया था जब कमोरेट किया गया था फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग ऑन मून. तो जब फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग हुई थी उसके बाद इसको यहाँ पे मनाना शुरू किया गया. दूसरा, इट इज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन सिंस 2021. दूसरा यहाँ पे बनता है. तीसरा, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 16 जुलाई एवरी ईयर. तो 16 जुलाई नहीं, इसे 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है. और UN ने ही इसे डिक्लेयर किया था. ये भी बात यहाँ पे सही है. इसका रीजन भी यहाँ पर सही है. अगर हम बात करें इस मिशन की, तो इस मिशन का नाम क्या था? अपोलो मिशन था. ये लॉन्च किया गया था कब? 16 जुलाई को. 16 जुलाई 1969 को ये लॉन्च किया गया था. और इसकी लैंडिंग हुई थी 20 जुलाई को 1969 को. इसमें कौन कौन से जो यात्री थे अगर आप देखें तो नील आर्मस्ट्रांग थे, बज एल्ड्रिन थे, माइकल कॉलिंस थे. तो कुल 3 यहाँ पे यात्री थे, ठीक है.
ये बात हुई यहाँ पे। अब अगर हम बात करें कुछ और चीज़ें जो चंद्रमा मिशन से संबंधित है, अब इसका स्टेटमेंट तो आप तीसरा एलिमिनेट कर दोगे तो 1 और 2 सही हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन भारत के भी कुछ मून मिशन इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए भारत ने पहला जो मून मिशन था ना 2008 में भेजा था, जिसे चंद्रयान-1 कहा जाता था। इसका पर्पज़ क्या था, एक तरह का ऑर्बिटर की तरह काम करता था, ठीक है। दूसरा अगर आप देखोगे 2019 में भेजा गया था, जिसमें ऑर्बिटर भी हमने भेजा, लैंडर भी भेजा, ठीक है। तो लेकिन बाद में आप देखोगे कि जब लैंडिंग हो रहा था, है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ समस्याएं आ गई और जिससे मिशन कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर बाद में 2023 में चंद्रयान-3 गया, ठीक है, और ये सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। अब जो भारत का मिशन 2027 में है, चंद्रयान-4 भेजना, सैंपल मंगवाना मून के, ठीक है। चंद्रयान-5 भी है, लुपेक्स मिशन एक तरह का देखो। तो जो चंद्रयान-5 मिशन है वो यहाँ पर इंडिया, इसरो प्लस JAXA जो जापान की स्पेस एजेंसी है, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा रिसर्च कहलाएगा 2027-28 में। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बात करेंगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मिशन सक्सेसफुली लैंडेड इन द मून साउथ। मून साउथ में कौन सा मिशन लैंड किया था, चंद्रयान-3 सक्सेसफुली इसने लैंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन नेशनल फ्लैग। भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है उसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। पहला, इट वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन जुलाई 1947। ये बात यहाँ पे सही है। अगर हम बात करें 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा, ठीक है। दूसरा, द अशोक चक्र हैज 22 स्पोक, 22 स्पोक्स रिप्रेजेंटिंग द 22 लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये बात तो जो है ना लैंग्वेज से रिलेटेड जो है ये बात नहीं है यहाँ पे, ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। और दूसरा, अशोक चक्र में 22 नहीं बल्कि 24 तीलियाँ हैं और 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं, 22 भाषाएँ हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरा, द रेशियो ऑफ फ्लैग इज लेंथ 3:2, तो ये भी PCS में कई बार आता है, UP PCS में आया था बेसिकली। तो 3:2 इसका क्या है, रेशियो है। 4:2 आ जाता है, 4:3, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगा, पहला और दूसरा इसका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके अलावा जो फ्लैग है ना उसकी एक अपनी हिस्ट्री रही है। अगर आप बात करें 1904 में जो सिस्टर निवेदिता थी, उन्होंने अगर आप देखें एक तरह का पहले डिजाइन किया था, इसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। फिर 1906 में एक स्वदेशी जो आंदोलन जब हुआ उस टाइम पे झंडा बनाया गया। फिर 1907 उसी टाइम पे भीकाजी कामा ने एक झंडा जर्मनी में फहराया था। तो ऐसी इसकी हिस्ट्री चलती रही। लेकिन बेसिकली अगर आप देखें 1921 में पिंगली वेंकैया ने लाल सफ़ेद हरा रंग का जो झंडा बनाया। बाद में 1931 में केसरिया रंग किया गया और कांग्रेस ने ये जो अपने सेशन हुआ था, आई थिंक कराची सेशन हुआ था, उसमें इसको अडॉप्ट किया। और 1947 में आप देखेंगे संविधान सभा ने इसको क्या किया, चरखा जो हुआ करता था तिरंगे में, तो चरखे की जगह अशोक चक्र कर दिया और इसको अडॉप्ट कर लिया 1947 में 22 जुलाई को। तो डेट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। इसमें जो केसरिया रंग है, ऊपर का जो रंग है केसरिया, वो बेसिकली एक साहस और जो बलिदान है भारत का उसका प्रतीक है। सफ़ेद अगर आप बात करें शांति और सत्य का प्रतीक है, ट्रुथ का, पीस का। और ग्रीन जो है तो जो हमारी ग्रोथ है, हमारा जो नेचर है उसका प्रतीक है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। 24 जो अशोक चक्र की तीलियाँ, सारनाथ जो स्तंभ है, सारनाथ जो पिलर है, सारनाथ का है बनारस में, वहाँ की जो स्तंभ उससे लिया गया है अशोक चक्र, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा 2002 में एक फ्लैग कोड आया था जहाँ पे दिन रात फहराने की अनुमति मिली थी। अगर हम बात करें इस कोड के अकॉर्डिंग, और 2022 में उसको अमेंड करके ऐसा अनुमति दी गई थी। इसके अलावा 51A के बारे में आपने सुना कि 51A जो फंडामेंटल ड्यूटी है बेसिकली, जो स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो फंडामेंटल ड्यूटी को इंक्लूड किया गया था, उसी में ये भी था कि तिरंगे और राष्ट्रगान का भी हमें सम्मान करना है। फिर उसके बाद 1971 में भी इसको लेके एक्ट आया था, ठीक है। तो काफ़ी सारा इसमें डेवलपमेंट हुआ है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वाइट बैंड। तो इसको हमने यहाँ पे देख ही लिया, वाइट का क्या मतलब है, शांति और सत्य है। इसको बार बार क्यों हम देखें। दूसरा, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 विच कॉन्टिनेंट हैज़ द मोस्ट डिग्रेडेड वेटलैंड। किस कॉन्टिनेंट में सबसे अधिक क्षतिग्रस्त वेटलैंड्स हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। अगर हम बात करें, 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका सही आंसर क्या, सही आंसर अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में अफ्रीका यहाँ पे सही ऑप्शन है। अगर हम बात करें कि जो ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक है ना, इसे कौन पब्लिश करता है, तो आई थिंक इसको IUCN करता है। एक बार आप देख लीजिएगा, IUCN इसको पब्लिश करता है। और इसका रामसर कन्वेंशन हुआ था
वेटलैंड्स के लिए, वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए 1972 में, जो कि ईरान में है, रामसर। ठीक है, अब उसका पर्पज़ क्या था कि जो वेटलैंड्स है उनको बचाना है और जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड है उनको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, रिकॉर्ड उनको खासतौर पे बेहतर संरक्षण प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें हुई थी। आगे हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। निम्नलिखित में कौन सा वेटलैंड एशिया का सबसे मीठे पानी, सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो लेक है, तो कौन सी है? इसमें ऑप्शन है कंवर लेक। कंवर लेक अगर हम बात करें, कंवर लेक बिहार में स्थित है, इसी की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो लेक है, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। अगर हम बात करें रामसर क्रम से, थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखा ही था, तो इसको 2 फरवरी को 1971 को अगर हम देखें इसका समिट हुआ था। उसके बाद वर्ल्ड वेटलैंड डे इसी दिन मनाया जाता है। भारत ने 1982 में इसको क्या किया, रेटिफाई किया, कि भारत ने भी माना कि ठीक है हम भी क्या करेंगे, जो वेटलैंड्स हैं इनका प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो 82 के आसपास भारत में रामसर द्वारा रिकॉग्नाइज वेटलैंड साइट्स हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में है। आई थिंक इस टाइम पे तमिलनाडु यूपी को लेकर कन्फ्यूजन रहता है, पर मुझे जहाँ तक आइडिया तमिलनाडु में है। एक बार इसको भी आप फैक्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। भारत का फर्स्ट जो रामसर साइट था वो कौन सा था? फर्स्ट रामसर साइट अगर आप बात करो तो था चिल्का लेक उड़ीसा, चिल्का लेक उड़ीसा। और 1981 में फिर केवलादेव जो नेशनल पार्क था उसको भी क्या किया गया था, वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया था, रामसर साइट। ठीक है, और सबसे बड़ा अगर आप बात करो तो सिंधु बैराज जो वेटलैंड है लद्दाख में सबसे बड़ा है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखने, कुछ फैक्ट्स हमने यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पेयर्स वेटलैंड टाइप। अलग अलग वेटलैंड है, उसका क्या टाइप है उसके बारे में मैच करने के लिए बात करें। जैसे फ्लड प्लेन्स वेटलैंड है तो ये बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके संबंध में बात कर रहा है। दूसरा मैंग्रोव स्वैम्प है, ये सुंदरवन का है। ऑक्सबो लेक है नागी बर्ड सेंचुरी का, तो ये सही नहीं है अगर हम बात करें नॉगी बर्ड सेंचुरी के संबंध में। तो इसका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा जो पेयर है इनका, इन दोनों का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक, वेटलैंड प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेटली व्हाट शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन वैल्यू। तो ग्लोबल जीडीपी में क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं? 7.5% प्रोवाइड करते हैं ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय बना है, जहाँ पर क्या हुआ कि जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दिया है अभी। ठीक है ना, तो उनके संबंध में यहाँ पर क्वेश्चन बना है। पहले स्टेटमेंट बात कर रहा है, द वाइस प्रेसिडेंट सबमिट्स रेजिग्नेशन टू द प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं, है ना। ये तो बहुत बेसिक फैक्ट है, आपको पता होगा आई थिंक। दूसरा, द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये बात यहाँ पे सही है। अभी जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, और जगदीप धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट भी थे और एक्स ऑफिशियो राज्यसभा के चेयरमैन भी थे। तीसरा, द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज 5 ईयर। तो तीसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगर हम बात करें तो 67A आर्टिकल के में प्रोविजन है इस्तीफा देने का, कोई इस्तीफा दे सकते हैं, और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को इस्तीफा दिया है। ठीक है, और भारत में ऐसा तीसरी बार हुआ है कि किसी वाइस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दिया है। इससे पहले अगर आप देखेंगे वीवी गिरी का नाम आपने सुना होगा, वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके अलावा आर वेंकटरमन ने इस्तीफा दिया था, वेंकटरमन ने इस्तीफा दिया था। ठीक है, अगर हम कोई भी उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता तो 6 महीने के भीतर प्रोविजन है कि वहाँ पर उनको सेलेक्ट किया जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला एलिमिनेट कर दोगे आप तो दूसरा और तीसरा इसके स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बात करेगा, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस इंडिया। तो कौन थे सबसे पहले उपराष्ट्रपति? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर नहीं रहे हैं, बल्कि जाकिर हुसैन और वीवी गिरी ये दोनों ही भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1962 तक 10 वर्ष के आसपास ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको जरूर बताएं कमेंट में।